के नाम पर ही साहित्यिक कालखंड का नाम रखा जाता है। यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग चला। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण रहा। लेकिन इस प्रकार के नाम पर गौर करने वाली बात यह है कि ये नाम व्यक्तिवाचक नहीं होकर एक विशिष्ट प्रकार के जीवन मूल्यों को सूचित करते हैं। भारतेंदु युग मात्र भारतेंदु के साहित्य को ही नहीं, अपितु हिंदू हिंदी के आधुनिक कालखंड की प्रारंभिक मंजिल पर ठहरे हुए सभी साहित्यकारों के साहित्य के सामूहिक जीवन बोध का संदेश देता है। वो हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल के साहित्य के विशिष्ट मूल्यों को अभिव्यक्त करता है। अंग्रेजी साहित्य में शासकों के नाम पर कई साहित्यिक कालखंड का नामांकन किया गया। विक्टोरिया युग या एलिजाबेथेन युग जैसे नाम का उदाहरण अंग्रेजी साहित्य में भी मिलता है। विक्टोरिया आधुनिक युग से पूर्व प्रचलित था। विक्टोरियन युग एक विशेष प्रकार की जीवन शैली और साहित्यिक शैली का पर्याय था। नामकरण के आधार की यदि हम बात करें तो नामकरण का एक आधार घटना को भी माना जाता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता भारतीय की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय साहित्य के इतिहास में भी इस घटना को आधार बनाया गया है। भारतीय साहित्य के इतिहास में जो स्वतंत्रता भारतीय इतिहास का की एक महत्वपूर्ण घटना रही है, उसको आधार बनाया गया है। स्वातंत्र्योत्तर साहित्य जैसे नाम लोकप्रिय हुए हैं। इस तरह के नामकरण रखने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। घटना का साहित्य पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ने की स्थिति में ही ऐसे नामकरण की सार्थकता होती है, वरना ये एक साधारण तरह का नाम होगा जिसका संवेदना से कोई विशेष मतलब नहीं होगा। घटना के आधार पर नामकरण रखने से पूर्व उस घटना के प्रभाव का मूल्यांकन करना भी बड़ा आवश्यक होता है। जब हिंदी साहित्य के आरंभ की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो हिंदी भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। इसका विकास जन भाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जन भाषा अपने प्रवाह को अक्षुण्णता में हमेशा एक रूप नहीं रख सकती। स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेली, बुंदेलखंडी और ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हड़ौती, मारवाड़ी, ढूंढारी और पहाड़ी आदि अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में तात्विक विवेचना विद्यमान है। आज इन भाषा रूपों को स्थान भेद से स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से भी इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दियों पूर्व ब्रज या मैथिली भाषा का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के वे रूप भी ब्रज या मैथिली ही माने जाते हैं और उन सब रूपों में रचित साहित्य भी हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है। अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक सही प्रतीत होता है। इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। अभी मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ इसका कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे आगे इसका कनेक्शन नामकरण के साथ में है। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में
15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा के रूप में पृथक होकर साहित्य रचना का माध्यम बनकर रह गई। कुछ विद्वानों ने इसी भाषा को उत्तर अपभ्रंश, अबहट्ट या पुरानी हिंदी कहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि यह भाषा हिंदी है। इसे उत्तर अपभ्रंश या अबहट्ट नाम देना एक तरह से भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं वे भी अपने मत के अंतर्गत प्रायः उक्त तथ्य का समर्थन करते रहते हैं। पहले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जिन्होंने इस उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। यहाँ उत्तर शब्द काल का घोतक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की इस भाषा का बोधक है, जो साहित्यिक अपभ्रंश के एक रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के में होती जा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुलेरी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए स्थान दिया कि इनके आधार पर इस काल को कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशील के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी और राहुल के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। शुक्ल जी के साथ भी कुछ सहमत होते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदि काल के भीतर करते रहने का अपनी तरफ से अनुमति दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में कुछ इस तरह से पंक्तियां कही हैं, बोली हैं कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी, 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार द्विवेदी जी अपभ्रंश से हिंदी को अलग रखना चाहते थे। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तर कालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। उनके वक्तव्य से ये सिद्ध हो जाता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उनके अनुसार अपभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु जब उसमें तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित हो गई, तब एक नई भाषा का रूप उभर कर सामने आया, जिसे हिंदी कहना चाहिए। वस्तुतः जनभाषा होते हुए भी हिंदी ही नहीं, हिंदी की यही एक ऐसी प्रवृत्ति रही जो अपभ्रंश के बाद भी निरंतर चलती रही। अतः जिन विद्वानों ने अपभ्रंश के अतिरिक्त अबहट्ट का जो एक झगड़ा था वो खड़ा कर दिया था, वो हिंदी के आरंभिक विकास को उसके आगे की धारा से काट देना चाहते थे। ये ठीक है कि वे उत्तर अपभ्रंश को शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते थे, किंतु उसे आरंभिक हिंदी ना मानना भी एक भ्रम ही है। अधिकांश विद्वान अबहट्ट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में थे और कुछ विद्वान अपभ्रंश को अबहट्ट को एक पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही
अपहट्ट भाषा कहा है, और यही अधिक समीचीन जान पड़ता है, क्योंकि जिसे कुछ विद्वान अपहट्ट कहना चाहते हैं, वही अपभ्रंश का एक ऐसा रूप है जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती हैं, तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह झलकता है। काल विभाजन और नामकरण। यदि हिंदी साहित्य के नामकरण को लेकर हम बात करें, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया भाषाओं का जैसे विद्वानों में मतभेद रहा, उससे नामकरण का जो हिंदी साहित्य के जो काल हुए हैं उनका जो नामकरण हुआ है, इसका बहुत गहरा संबंध है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद रहे हैं, पर आगे चलकर जब आरंभिक रूप था तो बहुत मतभेद थे, लेकिन आगे चलकर काल विभाजन को लेकर विद्वानों में मतभेद समाप्त होते गए, कम होते गए। जितने शुरुआत में थे उतने बाद में नहीं रहे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जो विद्वानों के मतभेद थे वो कम हुए। केवल हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद रहा, जिसमें मुख्यतः दो वर्ग हैं। एक वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानता है, और दूसरा वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से मानता है। वास्तव में 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के कालखंड को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो ये मतभेद भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में हैं। अभी मैंने आपको अपभ्रंश और हिंदी के अपहट्ट के विषय में बताया था। अब आप समझ रहे होंगे कि नामकरण से इसका कैसे तालमेल बैठा है, कि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में है, और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूल चेतना को जानने के लिए इस कालखंड की भाषा के स्वरूप एवं साहित्य धारा को समझना अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के आरंभिक कालखंड आदिकाल, और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड रीतिकाल के नामकरण को लेकर ही अधिक मतभेद रहा है। आप देख सकते हैं कि आदिकाल को कैसे चारण काल, बीज बपन काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल, यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके नाम दिए हैं। अब हम इनको विस्तृत रूप में जानेंगे कि किस विद्वान ने आदिकाल को क्या नाम दिया, और वो नाम रखने का उस विद्वान का आखिर उद्देश्य क्या रहा होगा। 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड का विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार। 10वीं से 14वीं शताब्दी यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा ये है आदिकाल। पहले आज हम आदिकाल की ही बात कर रहे हैं कि आदिकाल के नामकरण में कितने विद्वानों ने अपना अपना मत दिया था, और क्या मत दिया था, और कारण क्या था। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल दिया नाम इसका। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल। विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने वीर काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, चारण काल जो कि ग्रेसन ने भी कहा है, और राम कुमार वर्मा ने भी इसको संधि काल और चारण काल दोनों ही नाम दिए हैं। अब सबसे पहले हम ग्रेसन की बात करते हैं कि ग्रेसन ने चारण काल नाम जो प्रारंभिक हिंदी साहित्य का रूप है उसको क्यों दिया। ग्रेसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का नाम
चारण काल किया है, किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण वे प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने चारण काल 643 ईस्वी से माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक चारण कवियों की कोई भी रचना हिंदी साहित्य में नहीं देखी गई। अतः जब विद्वानों ने देखा कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को चारण काल कहा, तो उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि ये कहीं से भी प्रमाणिक नहीं है। जब चारण उस जो इन्होंने काल सीमा निर्धारित की है चारण काल की, उसमें जब चारण थे ही नहीं, तो उस काल को चारण काल कैसे कहा जा सकता है? ना ही उनकी कोई रचना उपलब्ध थी। अतः यह नामकरण उपयुक्त नहीं है। इसके बाद यदि हम मिश्र बंधु का प्रारंभिक काल देखें, तो मिश्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से 1378, क्षमा कीजिएगा, 1387 ईस्वी तक के काल की को प्रारंभिक काल के नाम से अभिहित किया है। 643 से 1387। यह नाम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है। यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है। आप खुद देखिए, प्रारंभिक काल मतलब क्या है? कहने का मतलब मिश्र बंधु का यही तो है कि यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत हुई है, पर ऐसा नहीं है। हिंदी साहित्य जो साहित्य है हमारा, वो इससे पूर्व भी था। तो फिर इसको प्रारंभिक काल कहने का क्या औचित्य रहा उनका? हम किसी भी काल की शुरुआत को प्रारंभिक काल नाम नहीं दे सकते। ये नाम बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, और आगे आने वाले विद्वानों ने इसको पूर्ण रूप से नकार दिया। तो इस तरह से मिश्र बंधुओं के द्वारा जो आदिकाल को नाम दिया गया प्रारंभिक काल, वो नकार दिया गया, क्योंकि वो तर्कसंगत कहीं से कहीं नहीं था। अब अगर हम देखें, जिस तरह से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो काल विभाजन था उसको स्वीकार किया, और अभी तक स्वीकार करते हैं सभी लोग, उसी तरह से यदि हम देखें कि इन्होंने जो आदिकाल का नाम रखा वीर गाथा काल, उसको हालांकि आगे चलकर विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस काल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी के ने जो कहा है, उसका उद्देश्य क्या था, हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक की काल अवधि को वीर गाथा काल नाम दिया है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कहा कि आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150-200 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय ही नहीं हो पाता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयां आरंभ होती हैं, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यह परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल नाम दिया है। ये ये बात कह रहे थे रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण करने के लिए जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया है, वो थे विजयपाल रासो, हमीर रासो जो शांगधर ने लिखा है, कीर्तिलता कृति पताका विद्यापति ने, खुमार रासो,
बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो और खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। ये जो 12 रचनाएं थी, इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने जब इसका नाम वीर गाथा काल रखा तो इनको आधार बनाया। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार बनाया, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर गाथा काल नामकरण बिल्कुल निरर्थक है। केवल मात्र 12 रचनाओं के आधार पर हम किसी काल को उस जो एक प्रवृत्ति रही है वीरता की, उस उससे उसका नाम नहीं रख सकते। जैसे बीसल देव रासो और खुमार रासो नए शोध परिणामों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने जाते हैं। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक चंद्रिका एक नोटिस मात्र है, कोई बहुत बड़े ग्रंथ जब आगे के उसमें देखा गया तो नहीं पाए गए। इस प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी अर्थ प्रमाणिक मान लिया गया है। परमाल रासो या आलखंड के मूल का आज तक कहीं पता नहीं चल पाया और खुसरो की पहेलियां तथा विद्यापति की पदावली भी वीर गाथात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखा गया। विद्वानों ने जब इनके इस काल को जब इन्होंने नाम रखा इसका वीर गाथा काल, तो उन्होंने आपस में जब विचार किया विद्वानों ने, तो उन्होंने कहा पहले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही खंडन कर दिया था उनका इस वीर गाथा काल जो उन्होंने नाम रखा, पर और विद्वानों ने भी यही कहा कि वीर काव्य ही नहीं लिखे गए हैं आदि काल में, जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक रूप था उसमें। इसके अतिरिक्त धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो जो इन्होंने काल विभाजन किया, उसको तो पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया आगे के विद्वानों के द्वारा, अधिकांश विद्वानों के द्वारा। लेकिन जो इन्होंने नाम रखा इसका वीर गाथा काल, इसको नकार दिया गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य के प्रारंभिक रूप को देखा होगा कि उसमें इस तरह के कवि हुआ करते थे जो वीरता से भरपूर छंदों में अपनी रचना किया करते थे, वीर रस का ज्यादा बाहुल्य था। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि जब वीर रस की धारा इस काल में बह रही है, हालांकि उन्होंने और रस पर इतना ध्यान नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं था कि केवल वीर रस पे ही लिखा जा रहा हो। श्रृंगार से का संयोग और वियोग दोनों पक्ष ही उस समय था और लौकिक साहित्य भी पूर्ण रूप से विद्यमान हो चुका था। लेकिन उन्होंने सिर्फ वीर रस पर अ, अपनी नजर डाली और वीर रस के कारण ही उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा। लेकिन ये भी निरर्थक सिद्ध हो गया, लोगों ने इसको नहीं माना। उसके बाद यदि हम देखें राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उनको एक यात्री कवि भी कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा। सिद्ध सामंत काल क्यों कहा? इनके मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर सिद्धों का और ए, राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया। इस युग की जो प्रवृत्तियां थी, उनका अध्ययन करने पर पता चलता है कि वहां सिद्धों और सामंतों का वर्चस्व था। इस नामकरण को तत्कालीन जब हम इस नामकरण को देखते हैं तो उस समय जो सामंती वातावरण था, इसका तो पता चल जाता है। मतलब ये बात स्पष्ट हो जाती है
इनके इस कहने से इस काल को सिद्ध सामंत काल कहने से कि उस समय सामंती वातावरण था, परंतु किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता इस नामकरण के द्वारा। इस नामकरण से नाथपंथी और रण योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य ये है कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, सीधे स्पष्ट हो जा रहा है कि सिद्ध और सामंत इन दोनों का काल रहा, ऐसा नहीं है। केवल दो लोगों को खाली हम नाम लेकर उस काल का नाम नहीं रख सकते। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कवि हुए हैं उस समय। केवल सिद्धों का ही वर्चस्व नहीं था, केवल सामंत ही नहीं थे, बल्कि नाथ भी थे, दृढ़ योगी कवि भी थे, खुसरो भी थे। तो केवल उस काल को सिद्ध सामंत काल कहना, ये भी आ, नाम उचित नहीं लगा विद्वानों को, और उन्होंने इस नाम को भी गलत सिद्ध कर दिया। उसके बाद यदि हम देखें महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसने इस काल को नाम दिया बीज बपन काल। अगर हम लोग देखें कि जो बीज बपन काल नाम है इनका, वो बीज का मतलब होता है किसी अ, अगर हम वैसे बात करें सामान्य तौर पर, तो बीज यानी कोई शुरुआती दौर किसी चीज की। तो इन्होंने यह सोचकर इसका नाम बीज बपन काल रखा होगा, परंतु ये नाम भी उपयुक्त नहीं है। भाषा की दृष्टि से ये काल भले ही बीज बपन काल का रहा हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से स्थिति ऐसी नहीं थी। इस नाम से सिर्फ यह आभास होता है कि उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियां शैशव अवस्था में थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में भी प्रौढ़ता को प्राप्त हो चुका था, अतः यह नाम भी विद्वानों के द्वारा नकार दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बीज बपन काल जो रखा था, वो ये सोचकर रखा था कि साहित्य का प्रारंभिक दौर है, तो ये बीज रूप में है, आगे चल के ये वृक्ष बनेगा। जब आगे चल के ये वृक्ष बना, लेकिन उनका ये सोचना अ, थोड़ा, जो विद्वानों के द्वारा बात कही गई है उसमें ये कहा गया कि ये गलत है, क्योंकि साहित्य प्रौढ़ता को प्राप्त हो चुका था, केवल शैशव अवस्था में उस समय नहीं था, बहुत पहले साहित्य का आरंभ हो चुका था। अतः बीज बपन काल नाम देना अ, आदिकाल के लिए ये निरर्थक हो गया। उसके बाद यदि हम देखें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने इसका नाम दिया वीरकाल। वीरकाल नाम दिया जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के वीर गाथा काल से नाम से मिलता जुलता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को जो वीर काल नाम दिया है, ये शुक्ल जी के ही द्वारा दिए गए वीर गाथा काल का रूपांतर मात्र है।